गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। आइए आज के क्लास में हम लोग इस विज्ञान कक्षा 10th में तत्वों का वर्गीकरण देखेंगे और इसमें मैं थ्योरी प्लस एमसीक्यू करूंगा जो कि सक्षमता 5, बिहार एसएससी, बीपीएससी टीआरई 4, बीपीएससी एईडीओ और 2027 में जितने हमारे बच्चे छोटे साथी एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होगा। इससे पहले मैं धातु अधातु करा चुका हूं, आप लोग देख सकते हैं। देखिए, वर्गीकरण की आवश्यकता किसी चीज की क्यों पड़ती है, क्या कारण होता है। मान लीजिए 3 या 4 प्रकार की कोई चीजें हैं और एक ही पात्र में आप रख दिए हैं तो अलग अलग आपको स्टडी करने में असुविधा हो सकता है। तो आपने मान लीजिए 3 ही प्रकार का चीज था, 3 पात्र बना दिया और एक समान गुण वाले 3 पात्र बनाए। मतलब एक समान का मतलब इसका गुण कुछ और तो इसका गुण कुछ और तो इसका गुण कुछ और जो जो उस गुण को वेरीफाई किया, ऑक्युपाइज कर लिया, उसमें उसको रख दिए। तो एक का स्टडी कर लेंगे तो बाकी सभी के बारे में पता चल जाएगा। ठीक इसी प्रकार से तत्वों का भी वर्गीकरण किया गया ताकि हमें अध्ययन करने में सुविधा हो, उनके गुणों के बारे में आसानी से पता चल सके। तो ये प्रयास किया गया। अब ये प्रयास किन किन ने किया, किस तरीके से किया, तो सबसे पहले एक रसायनज्ञ डोवेराइनर ने एक त्रियक सिद्धांत दिया। ये त्रियक सिद्धांत क्या कहता है, प्रश्न ये भी आता है एग्जाम में, त्रियक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो आप कहेंगे डोवेराइनर ने। इन्होंने देखा कि ये मान लीजिए 3 कोई तत्व है, 3 कोई तत्व है, तो जो मध्य का तत्व है इसका द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के द्रव्यमान के औसत के बराबर आया। ठीक है, क्या इन्होंने देखा कि किसी 3 तत्वों को लगातार 3 तत्वों को लेने पर बीच के तत्वों का द्रव्यमान आजू बाजू यानी लेफ्ट और राइट जो भी तत्व उसके थे उनका औसत निकाल के द्रव्यमान का औसत निकाला गया तो लगभग इनके बराबर आया। तो यही त्रियक सिद्धांत है। 1817 में जर्मन रसायनज्ञ वेल्फगांग डोबेराइनर ने 3 तत्वों वाले कुछ समूहों को चुना जिन्हें त्रिक कहा गया। नियम क्या था कि त्रिक के बीच वाले तत्व का द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे भी आप देख सकते हैं, लिथियम और ये पोटेशियम और ये सोडियम। तो जब हम पोटेशियम और लिथियम का द्रव्यमान लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये 6.9 है, 7 ही मान लीजिए, तो 39 और 7 46 हो गया और उसका आधा औसत करेंगे तो 23 आ गया। सोडियम का द्रव्यमान कितना है, 23 है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि त्रियक सिद्धांत में बीच के तत्व का द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के द्रव्यमान के औसत के बराबर होता है, लेकिन ये सभी तत्वों पे लागू नहीं हुआ। ठीक है, तो जब ये सभी तत्वों पे लागू नहीं हुआ तो आगे चलते हैं। ऑक्टेव रूल्स आता है न्यूलैंड्स का। देखिए, अब आए रसायनज्ञ 1866 में जॉन न्यूलैंड्स ने तत्वों का परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। देखिए, आरोही मतलब होगा बढ़ते, इन्होंने परमाणु के द्रव्यमान के आरोही ये लोग करते गए, इनसे गलती होते गया। तो इन्होंने नियम जो दिया ऑक्टेव रूल्स यानी अष्टक सिद्धांत, किसने दिया, तो न्यूलैंड्स ने दिया। तो उसमें देखा गया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के गुण के समान था। जैसे सारे गम प ध नि सा, तो सा से शुरू हुआ, सा पे खत्म हुआ, लेकिन यह कुछ सीमा तक ही लागू हुआ। यानी इनके समय कुल 56 तत्व थे। इनके समय कुल कितने तत्व थे, 56।
यह नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है। ये प्रश्न पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि न्यूलैंड्स के अष्टक नियम किस तत्व तक लागू होता है, तो आप कहेंगे कैल्शियम तक। मैं आपको यहाँ वैलेंसी निकालना भी सिखाऊंगा, तत्वों का द्रव्यमान क्या होता है, परमाणु संख्या क्या होता है, उस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का भी खोज, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अक्सर एग्जाम में बन जाते हैं, जो कि 9th में पढ़ना होता है। इनमें थोड़ा सा यहाँ आप लोगों को फोकस कराऊंगा। मेंडलीफ ने सबसे पहले सारणी बनाई तत्वों को वर्गीकृत करके, उन्होंने सबसे पहले सारणी किसने बनाई, तो मेंडलीव ने। रूसी रसायनज्ञ दिमित्री मेंडलीव ने तत्वों के वर्गीकरण में सबसे मुख्य योगदान दिया। इन्होंने भी इनके आवर्त नियम, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन होते हैं, इन्होंने भी परमाणु द्रव्यमान के अकॉर्डिंग ही आवर्ती फलन किया। विशेषताएं क्या थी इनकी, इन्होंने अपनी सारणी में कुछ खाली स्थान छोड़े थे, जैसे एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम के लिए। इसमें 8 समूह और 6 आवर्त थे। मेंडलीव के आवर्त सारणी में कितने समूह थे, ये इसको समूह बोलते हैं, ठीक है, और ये क्षैतिज कतारों को हम लोग आवर्त बोलते हैं। तो कुल 8 समूह थे और 6 आवर्त थे, पीरियड्स। तो ये भी पूछ लेता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने समूह थे, तो कहेंगे 8। कितने आवर्त थे, तो कहेंगे 6। कमियां क्या थी इनके सारणी में, हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था और समस्थानिकों के लिए कोई स्थान नहीं था। अब समस्थानिक क्या होता है, वैसे तत्व जिनके परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तो उन्हें समस्थानिक कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। और संभारिक भी आता है, संभारिक भी प्रश्न पूछता है, आइसोबर्स। तो वैसे तत्व जिनके परमाणु द्रव्यमान समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होता है, ये भी चीज अक्सर आता है, याद रखिएगा। मैं यहाँ थोड़ा चर्चा करूंगा कि तत्व के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसे 3 कैटेगरी में हम लोगों ने बांटा है, धातु, अधातु और उपधातु। उपधातु, ठीक है, तो ये हम लोग ऑलरेडी इससे पहले पढ़ चुके हैं, उसका वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। साथ ही साथ हम लोगों ने ऑलरेडी परमाणु पढ़ चुके हैं। हम लोग परमाणु विद्युता उदासीन होते हैं, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था, याद रखेंगे। उन्होंने कहा था परमाणु अविभाज्य है, लेकिन बाद में परमाणु को विभाजित किया गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज का होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज यानी आवेश नहीं होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़िएगा तभी द्रव्यमान संख्या होता है। क्या होता है, द्रव्यमान संख्या। ये आपको याद रहेगा। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था, जे थॉमसन। ये प्रश्न पूछता है सक्षमता में भी। गोल्डस्टीन प्रोटॉन की खोज और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक, याद रहेगा। अब देखिए, नाभिक, किसी भी परमाणु का नाभिक होता है, न्यूक्लियस, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद रहते हैं। ये इसी में मौजूद रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। किसने, रदरफोर्ड ने। और किसी भी तत्व का कुल द्रव्यमान, परमाणु का कुल द्रव्यमान कहाँ निहित होता है, तो उसके नाभिक में। और ये तो कक्षा है, के एल एम एन, ठीक है, ये इसके कक्षाएं, सेल हैं। तो आपने देखा कि परमाणु का नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं, प्रोटॉन पे धन आवेश, तो नाभिक भी धनावेशित कण होगा। ये प्रश्न काफी लाजवाब है। ये देखिए, ये पीरियोडिक टेबल है। अब देखिए, आधुनिक पीरियोडिक टेबल की हम लोग बात करेंगे, आधुनिक ही दिया गया है। तो इसे मोजले ने, मोजले भी कहीं कहीं आपको मिलेगा,
देखा और इसको तत्वों के उसके परमाणु क्रमांक के फलन सजाया। परमाणु क्रमांक, अभी तक ऑक्टेव रूल परमाणु द्रव्यमान, न्यूलैंड्स का ऑक्टेव रूल, मेंडलीव ने सारणी बनाया लेकिन उन्होंने भी द्रव्यमान से दिखाया जो गलती हो गया। डोबेराइनर का त्रियक सिद्धांत, 3 लोगों को आपने देखा, और यहाँ मोजले को, इन्होंने आधुनिक सारणी बनाई। तो आधुनिक सारणी में आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब आप कहेंगे नीचे 8 9, नहीं, छठा का ही ये पाठ हो जाता है और ये 7वां का पाठ हो जाता है। यानी इन सभी ये क्षैतिज रेखाओं को हम लोग कहते हैं आवर्त। आवर्त, तो कितने आवर्त हुए आधुनिक आवर्त सारणी में? 7। और ये ऊर्ध्वाधर को हम लोग कहते हैं, देख लीजिए, गिन लीजिए, 3 4 5 6 7, ऐसे अंक देख ही रहा है आपको, 18। यानी समूह या वर्ग कितने हैं? समूह या वर्ग, तो आप कहेंगे 8। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? 7। समूहों की संख्या कितनी है या वर्ग की? तो कहेंगे 8। याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब बात आती है वही आधुनिक सारणी आपको जो मैंने दिखाया। 1913 में हेनरी मोजले ने बताया कि परमाणु द्रव्यमान की तुलना में परमाणु संख्या Z अधिक आधारभूत गुण है। मतलब जो वर्गीकृत किया गया है, जो टेबल बनाया गया है, सारणी जो बनाई गई है, उसमें परमाणु द्रव्यमान को ना मान करके अगर उसके परमाणु संख्या को लेकर सजा दिया जाए तो काफी कारगर सिद्ध होगा। तो इन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण कर दिया। अब आधुनिक आवर्त नियम तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु संख्या की का आवर्त फलन होते हैं। देखिए यहां से भी ऑब्जेक्टिव बनता है। मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों का गुणधर्म परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन थे, लेकिन ये परमाणु संख्या के आवर्त फलन। समूह यानी ग्रुप्स कितने, तो वर्टिकल कॉलम को ग्रुप कहते हैं यानी समूह कहते हैं, और ऊर्ध्वाधर को, तो वो कुल 18 है। और आवर्त पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। हॉरिजॉन्टल रो को तो वो हो जाएगा आपके 7, जो कि यहाँ पुनः आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपके क्या हो जाएंगे? आवर्त हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएंगे? समूह यानी वर्ग हो जाएंगे। आगे देखते हैं। कुछ आवर्त सारणी के प्रॉपर्टीज से भी सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आपने 4 लोगों का नाम याद रखिएगा। त्रियक सिद्धांत डोबेराइनर, डोबेराइनर, फिर न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, न्यूलैंड्स, फिर मेंडलीव की आवर्त सारणी, मेंडलीव, और फिर मोजले। मोजले भी कहीं कहीं आपको मिलेगा। 4 लोगों का नाम इसमें आप अच्छे से याद रखिएगा। फिर परमाणु में अलग से परमाणु, अणु, आयन, मोल निकालना है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है, ये सब मैं आपको सिखाऊंगा, इसलिए कि बिहार पुलिस, रेलवे, अन्य एग्जाम में साइंस से काफी अच्छा प्रश्न पूछ लिया जाता है। ये गुणधर्म संयोजकता देखा जाए तो प्रत्येक समूह, जो मैंने कहा, यहाँ संयोजकता क्या होता है ये भी बता दे रहा हूँ। जैसे हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रूबिनियम हो गया, तो ये जो फर्स्ट वर्ग के तत्व हैं, फर्स्ट वर्ग के ये क्षार धातु हैं, तो इन सभी की संयोजकता है, संयोजकता, वो क्या हो जाएगा? एक ही होगा। देखिए निकाल के बता देते हैं। मैंने अभी जो एक चर्चा किया था कि ये उप सेल होते हैं, ये जैसे नाभिक हो गया, KLMN करके ये सेल होते हैं, इनमें 2n² से इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो इनको जब वितरित किया जाता है इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग नियम लगाते हैं वैलेंसी निकालने के लिए। क्या करते हैं? हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, जिसे हम लोग बाद में आसानी से सीखेंगे। लेकिन अभी यहाँ देखिए, जैसे सोडियम को उठाया, सोडियम को, तो प्रथम कक्षा में जो मैंने 2n² बोला, एक रखेंगे इनके जगह, तो प्रथम कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह पाएंगे।
फिर मैंने कहा 2n², 2 रखा तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूसरे कक्षा में 8 रखूंगा इलेक्ट्रॉन। अब सोडियम के पास कुल इलेक्ट्रॉन 11 ही था, इसका परमाणु संख्या 11 ही था। 2 परमाणु पहले कक्षा में, 8 परमाणु दूसरे कक्षा में, तीसरे में 3 का स्क्वायर गुने 2 18 रह सकता है। 18 से अधिक नहीं रहेगा, लेकिन कम तो सरवाइव कर जाएगा, रहेगा ना। तो अब इसके पास बच गया है एक ही, 8 और 2 को दे दिया है, एक बच गया। तो अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग संयोजकता कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वैलेंसी। समझ में आया मेरा बात? नहीं भरोसा है, कैल्शियम का देख लेते हैं। कैल्शियम एटॉमिक नंबर कितना है? 20। तो देखिए 2, 8, अब देखिए 8 और 2 10, बचा है इसके पास 10। तो आप कहेंगे सर तीसरे कक्षा में तो 18 रह सकता है, तो उससे कम भी तो रह सकता है, यानी 2 8 10 हो गया, तो 10 भी तो रह सकता है। लेकिन ये ऑक्टेट रूल पे चलिए, फिर 8 8 8 16 2 18, तो 2 बच गया। अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आया? 2। तो कैल्शियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2। यानी अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसी पे बिहार पुलिस में पूछता है किस आवर्त का तत्व है, किस वर्ग का तत्व है, तो ये भी ट्रिक मैं आपको सिखाऊंगा छोटे छोटे पार्ट करके। तो ये वैलेंसी आप समझ गए। तो देखिए सभी समूह में नीचे जाने पर, यानी नीचे जाने पर किसी एक समूह को उठाइए, एक समूह को, सभी का वैलेंसी समान होता है, वही बात ये प्रॉपर्टीज में बोल रहा है। लेकिन आवर्त में पहले 1 से 4 तक बढ़ता है और फिर घटता है। आवर्त में देखा जाए, ऐसे आवर्त में देखिएगा तो 1 से 4 तक बढ़ेगा फिर घटेगा, ये बात यहाँ कहा जा रहा है। आगे भी देख लेंगे। परमाणु साइज नया कोष जुड़ने के कारण बढ़ता है, यानी समूह में नीचे जाने पर ऐसे आइएगा तो उसका परमाणु साइज बढ़ेगा। धात्विक गुण बढ़ता है, अधात्विक गुण घटता है। जब ये धात्विक गुण बढ़ेगा तो अधात्विक घटेगा। विद्युत ऋणात्मकता घटती है। यहाँ देखिए वर्ग की बात कर रहा है, समूह की, ऊपर से नीचे आने पर। आवर्त की बात करें तो एक ट्रिक याद रखिएगा, जब ये समूह में ये घटता है तो ये बढ़ेगा आवर्त में, लेफ्ट से बाएं से दाएं जाने पर। ये भी बढ़ता है तो घटेगा, ऐसे याद रखिए। घटता है तो बढ़ेगा, ये बढ़ता है तो घटेगा, ये बढ़ता है तो फिर घटता है। दिख गया? जैसे यहाँ आप देख सकते हैं आवर्त सारणी की प्रवृत्तियां। आवर्त में बात कर रहा है, समान आवर्त में बात कर रहा है तो पहले 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर 0 तक घटती है। यहाँ देखिए नाभिक आवेश बढ़ने के कारण घटता है, ये घटता है और ये बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा घटेगा? तो मैंने कहा ये धात्विक गुण, अधात्विक गुण, विद्युत ऋणात्मकता, परमाणु साइज और संयोजकता। यहाँ से प्रॉपर्टीज में क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं। महत्वपूर्ण बिंदु कुछ देख लीजिए। धातु आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित है, अधातु आवर्त सारणी के दाईं ओर स्थित है। उपधातु वे तत्व जो धातु और अधातु के दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं, जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 आपको आवर्त सारणी में दिखाता हूँ, जो कि टेढ़ी मेढ़ी लाइन में होते हैं। ये जो ग्रीन कलर वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये क्या है? उपधातु है। क्या है? उपधातु है, जो धातु और अधातु के गुण को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर स्थित होते हैं। उत्कृष्ट गैस, नोबल गैस जिसको आप लोग बोलते हैं, समूह 18 के तत्व जो रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं, इन्हीं को विद्युत बल्ब में अक्रिय गैस को डाला जाता है, जो रिएक्ट नहीं करेंगे। तो इन्हें किस समूह में रखा गया है? 18वें समूह में। आइए अब हम लोग चलते हैं एमसीक्यू की ओर बढ़ते हैं। आपने थ्योरी किया, अब आप लोगों को मैं 25 वीवीआई एमसीक्यू भी करा दूं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? तो मैंने कहा था परमाणु संख्या के आवर्त फलन, तो परमाणु संख्या हो जाएगा।
अगर कह देता मेंडलीव की आवर्त सारणी में तो परमाणु द्रव्यमान हो जाता। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? कमेंट में जवाब दीजिएगा। मेंडलीव ने क्या मिस्टेक किया था? परमाणु क्रमांक को नहीं लिए थे, क्या लिए थे? चलिए बताइएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है? मैंने आधुनिक आवर्त सारणी के ये ऊर्ध्वाधर रेखा को हम लोग समूह कहते हैं, तो कितनी है? 7, 8, 12 या 18? आप लोग कमेंट कीजिएगा। अभी मैंने थ्योरी किया है तो आप जवाब नहीं दीजिएगा। क्लास 10th के जिनके भी घर बच्चे हैं 2027 के एग्जाम देना चाहते हैं तो उनको महज 199 में मैं साइंस, सोशल साइंस और मैथ्स, हिंदी इतने अच्छे से कराऊंगा कि उनका डिफिनीशन, थ्योरी और फिर क्या होता है उदाहरण वो खूब अच्छे से देंगे, और जब एग्जाम देंगे तो उनको काफी मजा आने वाला है। लगेगा कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा है और एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन हल हुआ है। और आप लोगों के कंपटीशन बच्चे वहीं से मैं कंपटीशन के लिए उनको तैयार करूंगा। तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की कुल संख्या कितनी है? आवर्त कह रहा है, ये आवर्त की संख्या पूछ रहा है, 7, 9, 18 या 10। रियक का नियम निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया? तो इन्होंने ये चारे लोगों का तो नाम आपको याद रखना है इस चैप्टर में। ऑप्शन है न्यूलैंड्स, तो ये तो ऑक्टेव रूल दिए थे। मेंडलीव ने सबसे पहले सारणी बनाई थी जो द्रव्यमान पे बनाई थी। डोबेराइनर और मोजले, इन्हीं दोनों में से आप जवाब दीजिए। मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी बनाई थी। अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया? अभी आपने देखा। ऑप्शन है डोबेराइनर, न्यूलैंड्स, मेंडलीव या हेनरी मोजले। अष्टक का नियम किस तत्व तक ही लागू हो पाता है? तो मैंने कहा ना कि कैल्शियम तक ही लागू हो पाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करते समय कितने तत्वों को वर्गीकृत किया था? तो मेंडलीव के समय कुल 56 तत्व ही थे। आवर्त सारणी के किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार, मैंने क्या थ्योरी में बताया, यहाँ फिर से बैक चलिए। आइए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ दिखा दूं। हाँ, यहाँ कह रहा है कि ऊपर से समूह में नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का साइज क्या होता है? बढ़ता है। और वही प्रश्न यहाँ रिपीट किया, वही प्रश्न यहाँ देखिए रिपीट किया। ऊपर से नीचे जाने पर उसका आकार क्या होता है? तो बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण क्या होता है? तो मैंने क्या कहा था? धात्विक गुण। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण क्या होता है? तो 10 का सही जवाब हो जाएगा घटता है। सबसे भारी प्राकृतिक कहा था कि ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, तो जब ये बढ़ता है तो बाएं से लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा? घटता है। ऐसे याद रखिएगा। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो ऑस्मियम है। कौन है? ऑस्मियम। और सबसे हल्का बात करें तो लिथियम। हीलियम, नियॉन और आर्गन को किस समूह में रखा गया है? तो ये सभी के सभी अक्रिय गैस हैं, नोबल गैस हैं, तो इन्हें 18वें समूह में रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे लंबा आवर्त कौन सा है? तो 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, छठा सबसे लंबा आवर्त है। किस तत्व को आवारा तत्व, रफ एलिमेंट कहा जाता है? क्योंकि इसका स्थान निश्चित नहीं है, तो 14 का हो जाएगा हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता है, जिसका घर द्वार सही जगह नहीं है। ये हो गया। आवर्त सारणी में उपधातुओं को कहाँ रखा गया है? तो टेढ़ी मेढ़ी लाइन में रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने कृत्रिम तत्व हैं? कृत्रिम मतलब जो प्रकृति में नहीं बल्कि बनाया गया तत्व, तो 16 का सही जवाब हो जाएगा कुल 24। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? काफी वीवीआई प्रश्न है किसी भी एग्जाम के लिए।
फ्लोरीन हो जाएगा। वर्ग 17 के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है? बिहार पुलिस का फेमस क्वेश्चन है ये सब। तो 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हैलोजन। परमाणु संख्या 11 वाले तत्व की संयोजकता क्या होगी? तो मैंने सोडियम का बताया था, 281 बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को ही संयोजक इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? तो न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्व 56 थे। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहते हैं? क्षैतिज पंक्तियों को तो आवर्त कहते हैं। किसी तत्व की परमाणु के दूसरे कोष एल सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? के एल एम एन, तो ये पहला, ये दूसरा, तो 2 का वर्ग गुने 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी 22 का क्या जवाब हो जाएगा? बी हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में लेंथेनाइट और एक्टिनाइट को कहाँ रखा गया है? तो इनको रखा गया है मुख्य सारणी के नीचे अलग पंक्ति में। सबसे छोटी परमाणु त्रिज्या वाला तत्व कौन सा है? ये भी काफी फेमस प्रश्न है, तो हीलियम है। कौन हो जाएगा? हीलियम हो जाएगा। आवर्त सारणी के प्रथम समूह के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो क्षार धातु इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षार धातु कहा जाता है। यहीं पे आप 2 चीज और देख लीजिए। द्रव अवस्था में धातु तो आप कहेंगे पारा, तरल भी कहा जाता है इसको तरल अवस्था में, और अधातु कहेगा, अधातु की बात कहेगा तरल अवस्था या द्रव अवस्था में तो कहिएगा ब्रोमीन, और विद्युत का सुचालक तो कहिए अधातु तो कहिएगा ग्रेफाइट। ये प्रश्न भी काफी फेमस होता है। कार्बन का अपरूप हीरा जो सबसे कठोर है, तो ये रहा आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड क्लास। नेटवर्क इशू के वजह से जो 7 बजे शाम वाला क्लास है वो नहीं हो पा रहा है, आप लोग इसे देख लीजिए, इसका पीडीएफ भी मैं ग्रुप में भेज दूंगा। साथ ही साथ जो 10th में जुड़ना चाहते हैं ₹199, जो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए जुड़ना चाहते हैं वो 300 फी पे करेंगे, और जो सक्षमता में जुड़ना चाहते हैं वो 249 इस नंबर पर 9771170644 पर पे करके हाई लिख के भेजेंगे, मैं जोड़ दूंगा। आज के लिए इतना।